हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका 4 PM के और न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, रेवड़ियों की और जलेबियों की बात आजकल भारत की राजनीति में बहुत हो रही है। जी हां, दोषारोपण कि कौन फ्रीबीज बांट रहा है, कौन जनता के सामने ज्यादा लोक लुभावन वस्तुओं के वादे लेकर आ रहा है। और ये दोषारोपण, ये रेवड़ियां, ये जो शब्द है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ किया। बाद में फिर इसमें कुछ और लेखकों के द्वारा, खासतौर से बड़े इकोनॉमिक लेखकों के द्वारा जलेबी शब्द और इसमें इंक्लूड कर दिया गया। अब ये कोई रेवड़ी बांट रहा है, कोई जलेबी बांट रहा है, लेकिन जनता के पैसे की होली तो जल रही है। ये पैसा आपका, ये पैसा मेरा, ये पैसा जनता का, जो टैक्स के रूप में कलेक्ट किया जाता है और बांटा ऐसे जाता है जैसे ये इनका अपना पैसा होता है। और तो और ये बांटने के बाद कहा जाता है कि देखो, ये मैंने तुम्हें दिया है, फ्री बिजली मैंने दी, जैसे उसका बिल वो खुद दे रहे हो, भारत की जनता नहीं दे रही हो। फ्री पानी मैंने दिया, फ्री ट्रांसपोर्ट मैंने दिया, फ्री क्या कहते हैं कि स्कूटी, लैपटॉप, टैब्स हमने दिए, फ्री अनाज मैंने दिया। और कईयों ने तो यहां तक कह दिया कि ये फ्री अनाज नहीं मिलता तो भारत की जनता का क्या होता था, ये जिंदा भी रह पाती थी। तो अगर आप जिंदा हैं तो आप धन्यवाद कीजिए इस महामानव का। अब ये नहीं पता कि ये 5 किलो अनाज उन्होंने अपने घर से दिया, ये भी तो टैक्स पेयर्स का पैसा था। और ये किसने मेहनत से पैदा किया था? भारत के किसान ने। उसने बेचा जरूर, लेकिन जो दिया जा रहा है वो भारत के टैक्स पेयर्स की मनी में से दिया जा रहा है। कोई नेता उसे अपनी पॉकेट से नहीं दे रहा है, कोई दल, राजनीतिक दल उसे अपनी पॉकेट से नहीं दे रहा है, लेकिन एहसान ये जताया जाता है कि हम उसे अपनी पॉकेट से दे रहे हैं। दोस्तों, बात रेवड़ी की नहीं है, बात जलेबी की भी नहीं है, बात फ्रीबीज की और सब्सिडीज की भी नहीं है। बात कुछ और है। बात यह है कि क्या कोई डिजर्विंग व्यक्ति है तो उसको कुछ मिलना चाहिए। भारत एक वेलफेयर स्टेट है, फेयरवेल स्टेट नहीं है जहां लोगों को फेयरवेल दे दिया। वेलफेयर स्टेट है। यहां पर असमानताएं, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। इस इनइक्वालिटी से निपटने के लिए जरूरी है कि जो कमजोर वर्ग के सदस्य हैं उन्हें सहायता दी जाए। जरूरी है कि लोगों तक शिक्षा पहुंचे, जरूरी है लोगों तक अच्छा स्वास्थ्य पहुंचे। ये बुनियादी चीजें हैं जो जनता तक पहुंचनी चाहिए। अगर मुफ्त में शिक्षा पहुंचती है या सस्ती शिक्षा पहुंचती है, मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि शिक्षा के ऊपर किया गया खर्चा ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए, ये दो टर्मिनोलॉजी मैंने यहां पर यूज की है। एक चीज होती है खर्चा, यानी कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ, आपने खा पी के हजम कर लिया, और एक होता है इन्वेस्टमेंट। जी हां, शिक्षा के ऊपर किया गया खर्चा, चाहे वो स्कूल में मिड डे मील के स्कीम में हो, या बच्चों को बस्तों के रूप में हो, या बच्चों को बाकी सुविधाओं के रूप में हो, या उनकी फीस माफ करके हो, ये सब इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर किसी देश का मुस्तकबिल, भविष्य निर्भर करता है। जब आप लोगों को इलाज करते हैं हॉस्पिटल्स में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर, तो हेल्थ का मतलब है कि यहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लोगों के स्वास्थ्य में। अगर देश अस्वस्थ हो जाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? तो मैं ये समझ के चलता हूं कि कोई भी चीज जो शिक्षा के ऊपर खर्च की जा रही है, जो स्वास्थ्य पे खर्च की जा रही है, और दुनिया के सारे देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर
सब्सिडी दी जाती है। इसे जलेबी कहो, रेवड़ी कहो, जो मर्जी कहो, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर भारत जो पैसे खर्च कर रहा है, भारत को कम से कम नहीं तो उससे 5 गुना ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है। ये बात लिख कर रख लीजिए, क्योंकि अगर बच्चे अपनी कम कीमत के ऊपर डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, एमबीए नहीं बन पाएंगे, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो देश को कौन संभालेगा। इसलिए शिक्षा, आप चाहे अमेरिका जाओ, यूके जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, इवन जो डेवलपिंग नेशंस है वहां पर जाओ, आप एक चीज हमेशा पाएंगे कि शिक्षा के ऊपर वो लोग बहुत खर्च करते हैं। जहां भारत का खर्चा, तो मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं, भारत का खर्चा केंद्रीय सरकार के द्वारा 40 लाख करोड़ के इस बजट में सिर्फ 1 लाख करोड़ है, जबकि ये कम से कम नहीं तो 4 से 5 लाख करोड़ होना चाहिए था। लेकिन हम नहीं करते हैं, हम शिक्षा को अवॉइड करते हैं, शिक्षा को एक तरह से खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं और लोगों को अच्छी शिक्षा से महरूम कर देते हैं। तभी तो भारत के अंदर जो लोग शिक्षित होकर निकलते हैं उनका स्तर बहुत ही ज्यादा नीचे है। और भारत का स्वास्थ्य कुल मिला के 86,000 करोड़, 40 लाख करोड़ के बजट में मिलता है केंद्र सरकार के द्वारा। उसके अंदर क्या हो जाएगा। कोरोना में आपने देखा कि लोगों के घर बार बिक गए, सोना चांदी जेवर बिक गए, क्योंकि उन्हें सब कुछ बेच के कोविड का इलाज कराना पड़ा। सरकार वो भी उपलब्ध नहीं करवा पाई। वहां भी जरूरत थी 4 से 5 लाख करोड़ की। अगर जिन चीजों के नाम पर वोट लिए जाते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे, जब आप बजट को देखें तो वो आपको बॉटम के अंदर मिलते हैं, उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती है। भारत के बारे में कुछ चीजों को जानना जरूरी है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, पर कैपिटा इनकम कैसी है, यानी कि हमारी जेब में पैसे कितने हैं, आम भारत नागरिक की पॉकेट के अंदर मनी कितना है। इसे सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है रियल टर्म्स में। और फिर फ्रीबीज जिसको कहा जाता है, या रेवड़ी या जलेबी कहा जाता है, वो कितनी है। और क्या कुछ राज्य जो दोषारोपण किए जा रहे हैं वास्तव में ही उनके पैर उनकी चादर से बाहर निकले हैं। देखिए, ये बात तो पक्की है कि अब कर्जा लेके तो रेवड़ियां नहीं बांट सकते ना, कर्जा लेके तो आपको स्कीम नहीं चला सकते हैं। कितना कर्जा लेंगे। अगर कर्जे के जाल में डूब जाएंगे तो फिर देखिए श्रीलंका का और पाकिस्तान का क्या हाल है। आज उनके पास रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं। हमें इन चीजों को, फ्रीबीज को, सब्सिडीज को, कर्जे को और भारतीयों की इनकम को थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। मैं इसके लिए आपके लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी लाया हूं ताकि आपको चीजें बेहतर ढंग से समझ आए। 4 PM के दर्शक और न्यूज टाइम के दर्शकों को जो भी तथ्य मिलेंगे ऑथेंटिक और सत्य मिलेंगे और भारत सरकार के ही आंकड़ों से मिलेंगे, क्योंकि हम जो चीज पेश करते हैं वो सच्ची, सीधी, सपाट और बिल्कुल सामने होकर बात करते हैं। जी हां, तो ये हमारे सामने है इनकम ऑफ इंडियंस, हाउ पुअर वी आर। यहां पर अगर आप देखेंगे, हम धीरे धीरे एक एक चीज को आगे बढ़ा के आपको बताएंगे। हमारी टोटल पॉपुलेशन मोटा मोटा इस समय 140 करोड़ को टच कर गई है। मैं आपको पहले बता दूं, टच कर गई है। तो 140 करोड़ की जनता, हमारी जो पर कैपिटा इनकम अगर वैसे डॉलर के टर्म्स में देखा जाए तो बता देता हूं, लगभग लगभग $2,000 के आसपास है। जबकि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, जो कभी हमसे 2/3 की उसकी इनकम हुआ करती थी, अब उसकी इनकम $2,800 से ज्यादा हो गई है। $2,800 पर कैपिटा से ज्यादा हो गई है। तो किसकी योजनाएं अच्छी हैं, अब इसका फैसला आप कीजिएगा। मैंने आंकड़े बताए हैं आपको। तो दोस्तों, इनकम पार्ट पे चलते हैं पहले कि आय भारतीयों की कितनी है, कि भारतीय कितना कमाते हैं। यहां पर थोड़ा सा मैं स्क्रीन को वाइड कर देता हूं। मोटा मोटा एक अंदाजा है कि भारत में सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए सालाना से ऊपर है। मैं परिवारों की बात कर रहा हूं, और एक परिवार में मैं गिनता हूं कि पति पत्नी और 2 बच्चे।
अगर उसमें उनके बूढ़े माता पिता हैं तो उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल 4 लोगों को गिनकर चल रहे हैं कुल मिला के, कि 4 लोगों की एक फैमिली है और उनके सिर्फ 10% भारतीय ऐसे हैं जिनकी, जो 14 करोड़ भारतीय हैं जिनकी इनकम जो है 2.5 लाख रुपए या 20,000 रुपए महीना से ज्यादा है। अब ये लोग होते हैं 14 करोड़। तो 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है 20,000 रुपए महीने से ज्यादा है। अगर इसकी फैमिली को भी काउंट कर लेंगे 14 इंटू 4 से, तो ये हो जाते हैं 56 करोड़ लोग। अब 140 करोड़ में से 56 करोड़ निकाल दोगे तो बचते हैं 84 करोड़, 84 करोड़ लोग। तो यानी कि सिर्फ 14 करोड़ परिवार ऐसे हैं भारत में जिनकी इनकम 20,000 रुपए से ज्यादा है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और खुलासा करते हैं। ये जो 84 करोड़ जो लोग बचते हैं बाकी, जिनकी इनकम 20,000 से नीचे है, आप सोचिए कि ये करीब करीब समझो 21 करोड़ परिवार हो गए। 4 आदमियों के हिसाब से 80 करोड़ लोग हो गए तो 21 करोड़ परिवार हो गए। तो 21 करोड़ परिवारों की जो आय है वो 20,000 रुपए प्रति महीने से कम है। यहां पर अब एक पहला सेगमेंट लेते हैं 42,000 करोड़ का, जो आधा है, और फिर दूसरा सेगमेंट लेंगे 42,000 करोड़ का, 42 करोड़ का। तो एक 42 करोड़ का सेगमेंट ऐसा है जिसकी इनकम 10,000 और 20,000 रुपए प्रति माह से बीच में आती है। यानी कि ये कुल मिला के देखा जाए तो 10.5 करोड़ फैमिलीज आते हैं, 42 करोड़ लोग। तो इनकी इनकम 10,000 और 20,000 रुपए पर मंथ के बीच में आती है। तो ये आप समझ लीजिए कि 42 करोड़ की जो इनकम है, या टोटल 10.5 करोड़ फैमिलियों की जो इनकम है, वो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत लिमिटेड 10,000 और 20,000 महीने के बीच में है 4 लोगों के लिए। और जो बॉटम के 42 करोड़ है उसमें भी 2 हिस्से आते हैं। जो 12 करोड़ लोग हैं, यानी कि 3 करोड़ फैमिली हैं, उनकी इनकम 5,000 और 10,000 के बीच में आती है, वो 10,000 से कम है। अब आप सोचिए कि कितनी कम इनकम है इनकी। और उसमें 30 करोड़ लोग, 7.5 करोड़ फैमिली ऐसी हैं जिनकी इनकम 5,000 रुपए महीने से कम है। ये वो लोग हैं बेसिकली जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं इंडिया में, जिसको हम कहते हैं करीब 20-22% की इंडिया की जो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि जिनकी इनकम $1.90 प्रति डे से कम पड़ती है। तो ये 4 लोगों की जो फैमिली, 7.5 करोड़ फैमिली जिनकी इनकम 5,000 से भी कम है, ये टोटल 30 करोड़ लोग होते हैं। तो आप ये समझिए कि भारत में हालत क्या है। लेकिन इसके साथ ही अब थोड़ा सा वो जो टॉप के, अब जो 1,40,00,000 लोगों को देखने की जरूरत है। तो आप कहेंगे 1,40,00,000? जी हाँ, हमने वो 56 करोड़ इकट्ठे किए थे ना, जो निकाले थे इसमें कुल मिला के, जिसमें 84 करोड़ बच गए थे। तो 56 करोड़ लोगों की आय जो ऐसी थी, जो यानी कि कुल मिला के 14 करोड़ फैमिलियों की जिनकी आय 20,000 से ऊपर थी। लेकिन उसके अंदर भी 1,40,00,000 लोग ऐसे हैं, जिसमें 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 5 लाख और 10 लाख कुल मिला के जो है, जो पर ईयर की है, मैं सॉरी यहाँ वर्ड मंथ लिखा हुआ है, ये 40,000 रुपए से 80,000 रुपए पर महीने के बीच में आती है। अब 1 करोड़ जो लोग हैं, परिवार जो है, यानी कि 4 करोड़ पर्सन जो हैं, वो इनकम 40,000 और 80,000 के बीच में, और सिर्फ 46 लाख लोग, यानी कि जो अर्न करते हैं, इसका 4 गुना कर दो तो मोटा मोटा करोगे तो जो 2 करोड़ है जिनकी इनकम 80,000 से ज्यादा आती है। आप सोचिए कि भारत कितना गरीब है, भारत कितना ज्यादा गरीब है। और बाकी अगर ये टोटल मिला के क्या कहते हैं 6 करोड़ 54 करोड़ में निकाल दो, तो बाकी जो 48 करोड़ बचते हैं 54 करोड़ में से या 56 करोड़ में से, वो 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम मुश्किल से 20-25 हजार रुपए है, 20-25 हजार रुपए। यानी कि भारत ले दे के अगर ये टॉप के जो 1.5 करोड़ लोगों को निकाल दो जिनकी इनकम 40,000 रुपए से ज्यादा है, तो बाकी भारत जो है सारा का सारा सिस्टम स्ट्रगल कर रहा है। तो ये कुल मिला के ये वो लोग हैं जो इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं, और ये सरकारी रिकॉर्ड, ये 19-20 के आंकड़े थे, और कोविड के दौरान भारतीयों की इनकम कम हुई है। वो कैसे? चलिए इस चार्ट को देख लेते हैं। यहां पर आप पाएंगे कि भारतीयों की जो औसत इनकम है 2017-18 के अंदर 1,14,958 थी। 2018-19 में 1,26,406 थी। अब ये
सालाना इनकम है, मैं आपको मंथली इनकम मत गिनिए, ये सालाना इनकम है। यानी कि एक ये तो 10,000 से भी कम हो जाती है। और 2019-20 है, ये वो है जो कोविड ईयर से पहले का ईयर है, यानी कि जहां पे 20 जो मार्च 2020 आता है, जहां से कोविड स्टार्ट होता है, तब कम हो गई थी ऑलरेडी हमारी, बिना कोविड के हमारी इनकम कम हुई है। 94,270 रुपए थी। कोविड के दौरान 2021 में 85,110 रुपए हो गई सालाना। और 21-22 के अंदर जो अभी खत्म हुआ मार्च 2022 के अंदर 91,481, यानी कि एक आम भारतीय की इनकम अभी भी 2019-20 की इनकम से नीचे है। वही नहीं, हमारी इनकम 2017-18 एक भारतीय 5 वर्ष पहले जो कमाता था उससे आज भी कम कमा रहा है। और महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो आप सोच सकते हो कि हमारी पॉकेट में क्या आया। कुछ धन्ना सेठ ऐसे हैं जिनकी जो इनकम है प्रति घंटे 70 करोड़ 100 करोड़ बढ़ती है, लेकिन हमारी इनकम तो साहब नीचे ही नीचे जाती है। अब आते हैं डेट फ्रीबीज एंड सब्सिडीज, यानी कि कर्जा और जिसको की रेवड़ियां और जलेबियां कहा जा रहा है वो क्या है। देखिए, भारत के ऊपर जो टोटल कर्जा है इस समय 140 लाख करोड़ का है। हमारा बजट कितना है इस साल का? 40 लाख करोड़ का। कर्जा कितना है? 140 लाख करोड़। आपको हैरानी होगी, इसमें से 62% सेंटर का कर्जा है और 33.3% स्टेट का कर्जा है। ये जीडीपी के मुकाबले में है, यानी कि टोटल 95.3% जीडीपी का ये हमारा 2022-23 के अंदर ये कर्जा टोटल एंड फिगर होगा यहां पर। तो इससे एक बात आपको समझ आई। आपको मैं एक बात और बता दूं, 2014-15 में जब मोदी जी आए थे तो भारत के ऊपर ये जो कर्जा था वो 60 लाख करोड़ से कम था, यानी कि ऑलमोस्ट 80 लाख करोड़ का जो कर्जा है, जितना पहले हमने इतने सालों में लिया था उससे ज्यादा कर्जा अभी ले लिया है। और तो और पिछले करीब करीब 3 सालों में ही 50 लाख करोड़ से ज्यादा का भारत सरकार ने कर्जा लिया है। 50 लाख करोड़ की बोरोविंग्स। सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोड मोर देन 50 लाख करोड़ इन लास्ट 3 इयर्स और रेवेन्यू भी 50 लाख करोड़ था। यानी कि हमारे पास जितना पैसा टैक्स से आ रहा है उतना ही हम बोरो कर रहे हैं, उतना ही कर्जा ले रहे हैं। कभी आपने सोचा है? इसे कहते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। यानी कि आपके पास तो सिर्फ आमदनी 8 आने हैं लेकिन खर्चा 1 रुपए। तो पैसे कहां से लाएंगे? बोरो करेंगे। बोरो कहां से करेंगे? नोट छाप के। नोट छापने का मतलब क्या है? कर्जा। कर्जे का मतलब है कि आप अपना जो टैक्स आ रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा रीपेमेंट पे इंटरेस्ट में चुका देते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास 20-22-23 लाख करोड़ का इस साल टैक्स आ रहा है 40 लाख करोड़ के बजट में, 10-11 लाख करोड़ तो उसका रीपेमेंट है, ब्याज का। मैं आपको बताऊं तो 45% जो इतना आपका जो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है टैक्सेस का, वो आप वापस कर रहे हैं सिर्फ रीपेमेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में। हम कब तक चल पाएंगे ऐसे? अब आप सोचिएगा। दूसरी बात, अब सब्सिडी हम कितनी दे रहे हैं? मोटी मोटी सब्सिडी जो केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार दे रही है। फूड सब्सिडी, जहां पे 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो मोटा अनाज दिया जाता है। और ये 5 किलो जो फ्री अनाज है जो 82 करोड़ लोगों को पिछले कोविड से दिया जा रहा है उससे अलग है। तो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है, जो इस साल का खर्चा करीब करीब 3 लाख करोड़। फर्टिलाइजर सब्सिडी 2.5 लाख करोड़ इस साल का। मनरेगा 1 लाख करोड़। किसान सम्मान निधि 80,000 करोड़ और कुछ और मिला के ये टोटल मिला के 7 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाता है सिर्फ सब्सिडी का। इसे रेवड़ी कहोगे, जो मर्जी कह लो आप। अगर आपके पास 22-23 लाख करोड़ का टोटल मिला के जिसे कहते हैं टैक्स आता है साल में, उसमें से आपके 11 लाख करोड़ आपके इंटरेस्ट की पेमेंट चली जाती है, तो आपके पास बचता है मुश्किल से 11-12 लाख करोड़। 11-12 लाख करोड़ के टैक्स में से आप 7 लाख करोड़ की सब्सिडी देते तो आपके पास बचता है 4 लाख करोड़। ये भारत का बजट है साहब जो आपके सामने है, और भारत के बजट के आंकड़ों के साथ। यानी कि आपका खर्चा तो अभी बहुत ज्यादा है। आपको तो चाहिए ऑलमोस्ट क्या कहते हैं कि 20-22 लाख करोड़, लेकिन हाथ में कितना है? 4 लाख करोड़। फिर आप क्या करोगे? अब आप और 17-18 लाख करोड़ का कर्जा लोगे जो इस साल लिया जा रहा है। 17 से 18 लाख करोड़ इस साल का कर्जा लिया जाएगा। यानी कि अब इसमें जोड़ोगे तो 20-22 लाख करोड़ होगा। और उसके बाद जो राज्यों को देना पैसा अभी उसकी गिनती नहीं हुई है। अब यहां पर आते हैं वो सारे के सारे राज्य दोस्तों जिनके ऊपर जो एक तरह से जो लोन है वो कितना ज्यादा हो चुका है, खास तौर से जो जीडीपी का कहते हैं। आंध्र प्रदेश
32.8, बिहार 38.7, झारखंड 27.0, केरला 37.2, मध्य प्रदेश 33.2, राजस्थान 39.8, इसके बाद उत्तर प्रदेश 32.5, वेस्ट बंगाल 34.2, और जो पंजाब है वो तो साहब 50% से भी ऊपर है, यानी कि देश का सबसे बड़ा जो होता है वो जो कर्जा है वो पंजाब के ऊपर है, 53.3% के ऊपर है। आप सोच सकते हो इतना पैसा तो इनका इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर और जो जीडीपी में वो चला जाता है। अगर इंटरेस्ट पेमेंट देखा जाए यहां पर तो वो भी बहुत 10 से 20% के बीच में इनका जो है इंटरेस्ट पेमेंट है। राज्य सरकारों का भी तो वो कम, केंद्र सरकार के मुकाबले वो भी कम खर्चीले बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कुछ की इंडिकेटर से आप बाद में आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्य मोटा मोटा यहाँ पे अब कुछ फ्रीबीज जो अनाउंस की गई हैं, जो जीएसडीपी के परसेंटेज में भी है और टैक्स कलेक्शन, इसे अब टैक्स कलेक्शन के रूप में देखिए कि जो आपका टैक्स स्टेट के द्वारा आता है उसमें कितना पैसा आप बांट देते हैं। ये पूरी लिस्ट तो नहीं है, कुछ मोटा मोटा है। आंध्र प्रदेश जितना पैसा कलेक्ट होता है 30.3% वो फ्रीबीज में देता है। झारखंड 26.9% देता है। मध्य प्रदेश 28.8% देता है। पंजाब 45.4% देता है। राजस्थान 8.6% देता है। वेस्ट बंगाल 23.8% ये फ्रीबीज देता है अलग अलग फॉर्म में। मतलब जो लेटेस्ट फिगर आएंगे वो बाकी स्टेट्स के वो भी हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा है। अब यहां पर कुछ गारंटीज भी इशू की गई हैं। ये गारंटीज जो हैं ये उन लोन की है बेसिकली जो लोन स्टेट के बजट में दिखाई नहीं जाते। इसे ऑफलाइन बजट कहा जाता है। इसको मैंने आगे जोड़ा है यहां पर कि कुल जो टोटल मिला के डेट टू जीडीपी कितना है। आप हैरान हो जाएंगे देखकर कि आंध्र प्रदेश 41.8, बिहार 42.1, केरला 41.1% ऑफ जीडीपी, एमपी 33.3, पंजाब 58.6, राजस्थान 48.4, उत्तर प्रदेश 40.5, वेस्ट बंगाल 34.8, हरियाणा 32.7, झारखंड 33.0। और ऊपर से करते क्या कई स्टेट जो मैंने दिया हुआ बीच में ऑफलाइन बोरोइंग जो है, जैसे कि राजस्थान की 8.6, उत्तर प्रदेश की 8.0, ये दिखाते ही नहीं है। अपनी कंपनी से कहेंगे, कोई स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, कोई उनकी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन है या कोई और कॉर्पोरेशन है स्टेट को, कि आप लोन ले लो और उसका गारंटी मैं देता हूं, तो पता लग रहा है वो लोन लेते अपनी वर्थ जितनी है उससे ज्यादा वो लोन ले चुके हैं। तो ये एक तरह से कर्जे के जाल में इतने डूब चुके हैं। और इन 10 स्टेट्स को मालूम है क्या कहा जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग के अंदर भारत सरकार के जो सचिव हैं या मिनिस्टर भी है, उन्होंने जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया तो ये बताया कि भारत में ये 10 श्रीलंका है, ये कभी भी बस्ट हो सकते हैं, ये पूरे बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। इसको एक नाम दिया गया है, सब नेशनल बैंकरप्सी। सब नेशनल बैंकरप्सी यानी कि नेशनल से नीचे जो बहुत छोटी छोटी जो हमारी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट और बाकी यूनियन टेरिटरी हैं, उनकी जो बैंकरप्सी है ये उसके बारे में बताया गया। ये कुछ और चीजें हैं, इनको आप बाद में आराम से देख सकते हैं, क्योंकि मोटे मोटे मुद्दे मैं यहां पर ले रहा हूं, मेरे पास चार्ट्स बहुत ज्यादा थे, इसको मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था। तो दोस्तों, एक किस्म से देखा जाए तो यहां पर हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसे आप रेवड़ियां कह रहे हैं, अगर वो शिक्षा और स्वास्थ्य में है तो मैं उसके हक में हूं। लेकिन अगर आपको लैपटॉप बांटने हैं, आपको सुबह से लेकर शाम तक फ्री बिजली देनी है, आपको टैब्स देने हैं, आपको क्या कहते हैं कि रंगीन टेलीविजन देने हैं, जैसे तमिलनाडु में भी दिए जाते हैं, या फिर मिक्सर मशीन दी जाती हैं, या जूते चप्पल भी दिए जाते हैं, धोती दी जाती हैं, और ना जाने और क्या क्या दिया जाता है। ये सारी की सारी वस्तुएं एक प्रकार से स्टेट के ऊपर वास्तव में रेवड़ियां और जलेबी हैं, और इन्हें रोकने की आवश्यकता है। मैं इस बात को फेवर करता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर आप ये सारे पैसे खर्च कर दिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री आपके क्या कहते हैं, इवन किसान सम्मान निधि भी फ्री है, मैं आपको बताऊं उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनको 2.5 लाख करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जा रही है। 3 लाख करोड़ की जो फूड सब्सिडी दी जा रही है, उसमें से भी 75%, 60% से ज्यादा हिस्सा जो है ग्रामीण इलाकों में 75% जो जनता है उसको कवर किया गया है। और इसके अलावा और भी मनरेगा भी तो गांव के अंदर ही खर्च हो रहा है ना। तो 7 लाख करोड़ में से 6 लाख करोड़ तो ऑलमोस्ट सिर्फ गांव के अंदर दिया ही जा रहा है,
और उसके बाद भी अगर ऊपर से आप देंगे तो आपके पास चादर तो इतनी है नहीं जितने आप पैर फैला रहे हैं। तो कर्जा ले लेके कब तक आप बांटेंगे? और हालात क्या होते हैं, इसकी वजह से शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा नहीं हो रहा है और लोग सफर करते हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट तो ये था, देश को बनाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए और उसी के ऊपर खर्चा है। आप किसान के ऊपर खर्चा करना चाहते हैं, करिए, लेकिन उसकी एक सीमा है, आप उससे बाहर नहीं जा पाएंगे। अगर आप 6 लाख करोड़ की सब्सिडी सिर्फ केंद्र सरकार किसान को दे रही है और बाकी स्टेट्स अलग से दे रही हैं और वो आपकी चादर ही नहीं है, यानी कि आपकी पूरी जितनी भी आपकी जो टैक्स कलेक्शन है उसका 1/4 से ज्यादा सिर्फ सब्सिडी में चला जाएगा। ये भी रेवड़ी है इसमें आधी, इसको कर्टेल करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं किसान को ये बात बताने की जरूरत है कि भाई आपको जो फ्री बिजली के जो पंप चलते हैं, पंप सेट जो गांव में चलते हैं, वो नहीं देने चाहिए। उनको बिजली दी जा रही है वो नहीं देनी चाहिए। अननेसेसरी वो बिजली उसका यूज भी करते हैं वहां पर, क्योंकि मनरेगा के अंदर भी उनको मिल रहा है। साथ में फर्टिलाइजर सब्सिडी भी 2.5 लाख करोड़ की उनको मिल रही है। 3 लाख करोड़ में से मेजर चंक जो है फूड सब्सिडी का वो भी तो उन्हीं के पास जा रहा है ना। तो फिर आप जो बाकी जगह खर्च करना है तो सैक्रिफाइस किसे कर रहा आपने? त्याग किसका कर रहे हैं आप? शिक्षा का कर रहे हैं ना, स्वास्थ्य का। इन दोनों को उठा के आपने हाशिए में फेंक दिया। तो कोई भी सब्सिडी जो शिक्षा और स्वास्थ्य की कीमत पर आए वो मुझे भी मंजूर नहीं है। कभी कभी बात को साफ कहना भी बिल्कुल अच्छी बात है। मैंने आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कुछ फिगर्स देकर समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, और ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए। दोस्तों, हम 4 PM और न्यूज टाइम के ऊपर हमेशा जो आंकड़े पेश करते हैं तथ्यात्मक हैं, सत्य हैं, सही है, ऑथेंटिक है। इनको कहीं भी आप चेक कर सकते हैं। सब्सिडी दीजिए जहां जरूरत हो, हेल्प कीजिए जहां जरूरत हो। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे खर्चे जिनको बचाया जा सकता है और जिसका बोझ आपके और मुझ पर पड़ता है, टैक्समैन, टैक्स जो पेयर्स है उन पर पड़ता है। टैक्स तो सभी देते हैं, डायरेक्ट टैक्स कम देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी देते हैं ना। वो तो दूध, दही, छाछ, लस्सी पर भी टैक्स देते हैं, अनाज पर भी टैक्स देते हैं जिसे जीएसटी कहा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, और जो कस्टम्स ड्यूटीज है वो भी तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो भी तो हमारी जेब से निकलती है ना। या पेट्रोल डीजल पर लगे हुए जो एक्साइज ड्यूटीज हैं जो 4 लाख करोड़ की है, वो भी तो हमारी जेब से जाती है ना, सबकी जेब से जाती है ना। तो प्रोग्राम कैसा लगा दोस्तों, आप बताइएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। और एक बार फिर आपसे गुजारिश, 4 PM को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक्स आगे भेजिए ताकि लोग अधिक से अधिक के कार्यक्रम को देखें। साथ ही न्यूज टाइम दिनेश के वोरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप इन चैनल्स पे यूट्यूब पे जाके लिखकर आप सीधा आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर पहुंच जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे प्रोग्राम्स, बेहतरीन प्रोग्राम, तथ्यात्मक प्रोग्राम आप तक पहुंचते रहें, यही हमारी कोशिश है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।